जून की दहकती और आग उगलती गर्मी में मोहल्ले में बिना छत का ससुराल। रामलाल अपने पूरे परिवार के साथ कृष्णलाल के घर आए होते हैं और सभी सोफे और चेयर पर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। जी, हम बच्चों के फैसले का सम्मान करते हैं। जब हमारा बेटा वैभव और आपकी बड़ी बेटी कनक एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी शादी कराने में कोई गुनाह नहीं है। हाँ, हमें भी कोई नाराजगी नहीं है वैभव और कनक के रिश्ते से। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमारे प्यार को समझा। जी, वैभव और कनक का रिश्ता तो पक्का ही है। बहुत जल्द इनकी शादी की तारीख भी निकलवा लेंगे। पर मेरे मन में एक और बात है। हाँ हाँ बताइए ना, क्या बात है आपके मन में? जी, आपकी बेटी अर्पिता हमें बहुत पसंद है। हम अर्पिता को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। जी, हमारी बेटी अर्पिता आपके घर की बहू? जी, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी आपके घर और आपकी बेटी हमारे घर आने से हमारे रिश्ते और मजबूत ही होंगे। अर्पिता बेटी, तुझे अरुण से शादी करने में कोई ऐतराज तो नहीं है ना? बेटी, तू अरुण से शादी करेगी? मम्मी पापा, मैं आप लोगों की मर्जी से ही शादी करूंगी। जी, बाकी का खेल देखिए। एक जोड़ा बैठाने आए थे और 2 जोड़े बन गए। तो फिर बात पक्की रही। हमारी बड़ी बेटी आपके घर की बहू बनेगी और आपकी बेटी हमारी घर की बहू बनेगी। मैं दोनों जोड़ों के लिए पंडित जी से बात करता हूँ। पूरा परिवार मुंह मीठा करता है और अरुण, शारदा, कनक और प्रीति अपने परिवार के साथ अपने मोहल्ले के छोटे से मिडिल क्लास घर में लौट आते हैं और अरुण की नजर घर की पुरानी टूटी छत पर पड़ती है। माँ, तुमने पिछले बरसात में कह रही थी ना कि घर की छत टूटी है। मैं सोच रहा था क्यों ना घर की छत बनवा दूं, क्योंकि जून की इस दहकती गर्मी के बाद तो बरसात ही आने वाली है। देख रही हो माँ, साहबजादे की आज शादी तय हुई है और आज इन्हें अपने घर की छत बनवाने का ख्याल आ गया। अब तक तो पैसे नहीं जुटते थे। नहीं, वो बात नहीं है। वो तो मैं तो बस वो ये वो करना बंद कर, मुझे सब पता है। तुझे अपने घर की छत का नहीं बल्कि अर्पिता के होने वाले ससुराल की छत का ध्यान आया है। पर 2 शादियां हो रही हैं, खर्चा कैसे मैनेज करेगा? तेरी छोटी सी नौकरी में इतना खर्चा हो नहीं पाएगा। जो थोड़े बहुत पैसे हमारे पास हैं उन्हें जोड़कर बैंक से कुछ लोन ले लेते हैं। शादियों का खर्च भी उन्हीं पैसों में हो जाएगा और बहू के आने से पहले घर पर नया लेंटर भी हो जाएगा। अगले दिन रामलाल और अरुण बैंक जाकर अपने घर के नाम पर लोन ले लेते हैं और रामलाल और अरुण शादी के लिए हॉल, कैटरिंग, बैंड बाजा, घोड़ी, इनविटेशन कार्ड और बाकी सभी चीजों की पेमेंट क्लियर करके बुकिंग फाइनल कर देते हैं। और दोपहर की तेज धूप में सूट बूट पहने धनंजय रामलाल के घर में आता है। जी, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। जी नमस्कार, मैं ठेकेदार हूँ। आपके बेटे अरुण ने मुझे बुलाया है। हाँ पापा, मैंने ही इन्हें बुलाया है हमारे घर पर नया लेंटर करने के लिए। जी, मैंने घर में घुसते ही छत देख ली है। सबसे पहले इस छत को खोलने का खर्चा आएगा और फिर रॉ मटेरियल और मजदूरों का खर्चा आएगा। इन सब के पैसे आपको मुझे पहले ही देने पड़ेंगे ताकि मैं काम शुरू करवा सकूं। हाँ ठेकेदार जी, आपके पैसे तैयार हैं। शादी में होने वाले खर्चों के बाद बचे हुए सारे पैसे अरुण धनंजय को दे देता है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। और एक दिन मोहल्ले में, अरे शारदा बहन, तुम तो कह रही थी कि तुम अपना घर बनवाओगे। अब तो तुम्हारी बेटी की शादी में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। तुम्हारे घर का काम कब शुरू होगा? अरे अच्छा हुआ आज मैं मोहल्ले में रुक गई, वरना शादी की तैयारियों में मेरे तो ये बात दिमाग से उतर ही गई थी। मैं आज ही अरुण को बोलती हूँ। अरे माँ, वो मैं फिलहाल मैंने उसे फोन किया है। उसने कहा है कि वो मजदूर भिजवाएगा। अगले दिन धनंजय के मजदूर आते हैं और घर को चारों तरफ से जाली से घेर देते हैं। धनंजय के आदमी घर के अंदर से छत को तोड़ना शुरू करते हैं और एक ही दिन में पूरी छत तोड़कर सारा सामान लेकर शाम के वक्त वापस चले जाते हैं। अरे, हमने छत तो खुलवा दी, पर उस ठेकेदार ने तो हमें ये बताया ही नहीं कि छत खुलने के बाद हम करें क्या। अब ऐसे बिना छत के घर में रहेंगे क्या हम? अरे, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि छत खुलवाने के बाद हम रहेंगे कहाँ। अरे भैया, उस ठेकेदार को फोन करो, उसी से पूछो क्या करना है। वो ये सब काम करवाता रहता है, उसे पता होगा। अरुण धनंजय को फोन करता है। हाँ भाई बोलो अरुण भाई, छत खुल गई ना तुम्हारी? हाँ भैया, छत तो खुल गई, पर अब बिना छत के घर में रहे क्या हम? कोई छोटा घर हो तो हमें कुछ दिनों के लिए दिलवा दीजिए। अरे घर क्या कीजिएगा आप? अरे छत पर लेंटर करने में सिर्फ 2 से 3 घंटे लगते हैं। शटरिंग लगाकर मैं लेंटर करवा दूंगा। उसके बाद आप आराम से रहिएगा और 15 दिन बाद अपने मजदूर भेजकर मैं शटरिंग को भी हटवा दूंगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। पूरा परिवार संतुष्ट होकर बिना छत के घर में सो जाता है। रात बीतती है और अगली सुबह अरुण पूरे परिवार के साथ तेज धूप में मोहल्ले में खड़ा होता है। अरुण, धनंजय को फोन कर, 10 बज गए, अब कब आएगा? जब सूरज आग उगलने लगेगा तब। पापा, इतनी देर से फोन कर रहा हूँ पर वो फोन ही नहीं उठा रहा है। पहले तो एक बार में फोन उठा लिया करता था। अरुण, तो उसके घर जाओ और पता कर कि काम कब शुरू करवाएगा। ऐसे ठेकेदार काम फंसा देते हैं। अरुण और रामलाल धनंजय के घर आते हैं। घर पर ताला बंद होता है। पड़ोसी दिग्विजय बालकनी में कपड़े फैला रहा होता है। फोन बंद है, घर भी बंद है, ऑफिस का कुछ पता नहीं है। ये आदमी मेरे पैसे लेकर कहाँ चला गया? अरे भैया, तुम्हारे पड़ोस में जो ठेकेदार रहता है वो कहाँ गया? ठेकेदार?
अरे वो ठेकेदार नहीं ठग है, पिछले एक हफ्ते में तुम्हारे जैसे 25 लोग यहाँ आकर जा चुके हैं जिनके पैसे लेकर वो भाग गया है। दिग्विजय की बात सुनते ही रामलाल के कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा जाते हैं। किसी तरह अरुण रामलाल को संभालता है। अरुण, तू एक बार फिर उस ठेकेदार को फोन कर, मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है। पापा आप चिंता मत कीजिए, जब वो आदमी फ्री होगा तो मुझे फोन जरूर करेगा, वो धोखेबाज नहीं हो सकता। अरुण और रामलाल बिना छत के घर में चले जाते हैं। दोपहर की तेज धूप में पूरा परिवार खुली छत के नीचे हॉल में बैठा होता है। लगता है वो आदमी सही कह रहा था पापा, दोपहर के 2 बज गए हैं, अब तक धनंजय का फोन नहीं आया। अब तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। नहीं, अब तो उसका फोन नंबर भी गलत बताने लगा है। इसका मतलब वो हमारे पैसे लेकर भाग गया। क्या? अब ठेकेदार हमारे पैसे लेकर भाग गया? अब हमारे घर की छत कैसे लगेगी? क्या हमारी बहू बिना छत के ससुराल में गृह प्रवेश करेगी? हमें ये बात सबसे पहले अपने होने वाले संबंधियों को बतानी पड़ेगी। रामलाल कृष्णलाल के पास आता है। अरे आइए आइए, बताइए तैयारी कैसी लग रही है? जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल हमने अपने घर की छत बनवाने के बारे में सोचा था और जिस ठेकेदार को हमने पैसे दिए थे वो ठग निकला। सिर्फ मजदूरों से छत तोड़वा कर हमारे पैसे लेकर भाग गया है। क्या आप लोग जून की इस दहकती आग उगलती गर्मी में बिना छत के घर में रह रहे हैं? जी, उसी सिलसिले में बात करने आए हैं। फिलहाल कनक और वैभव की शादी करवा देते हैं और अरुण और अर्पिता की शादी हम घर की छत लग जाने के बाद करवा देंगे, जिसके लिए हमें 1-2 साल का समय चाहिए होगा। अरे रामलाल जी, ऐसा मत करिए, शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं। अगर मेरी बेटी की डोली नहीं उठी तो समाज में मेरी कितनी खिल्ली उठेगी। जी, मजाक तो हमारा भी बहुत उड़ेगा। इकलौते बेटे की शादी की तारीख निकाल दी और शादी भी नहीं करवा पाई, पर अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए आपके सलाह मशवरे के लिए यहाँ आया। रामलाल और कृष्णलाल गहरी सोच में डूब जाते हैं। तभी कृष्णलाल को लंच लेकर आई अर्पिता भी सारी बातें सुन लेती है। दोनों परिवारों के बीच बहुत नाजुक रिश्ता जुड़ने जा रहा है। अगर रिश्ते की शुरुआत में ही ऐसी चोट पड़ेगी तो रिश्ता बहुत कमजोर हो जाएगा। शादी के बाद मुझे अपने ससुराल जाना है तो मैं अपने ससुराल और अपने माता पिता की बेइज्जती कैसे होने दे सकती हूँ? आप लोग इतना क्या सोच रहे हैं? छत नहीं है तो छत बन जाएगी, पर शादी जिस तारीख को तय हुई है उसी तारीख को होगी। और बेटी, तू जून की इस आग उगलती गर्मी को तो जानती है ना, उसमें बिना छत के ससुराल में कैसे रहेगी तू? पापा, कोई बड़ी बात नहीं है, बिना छत के ससुराल में रहना मुश्किल नहीं है, पर इज्जत के साथ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए शादी वैसी ही होगी जैसे तय हुई थी और ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। अर्पिता के कहने पर रामलाल और कृष्णलाल शादी की तय तारीख पर शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और शादी की तारीख आ जाती है। धूमधाम से एक ही मंडप में अरुण, अर्पिता और वैभव कनक की शादी हो रही होती है। आज मेरे दोनों बच्चों की शादी एक साथ हो रही है। घर से एक बेटी जा रही है और दूसरी बेटी आ रही है। कन्यादान और बहू का सुख दोनों हमें एक साथ मिल गया। सही कहा समधन जी, ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। दोनों वर अपनी वधू को मंगलसूत्र पहनाएं और अग्नि के साथ फेरे लें। अरुण अर्पिता को मंगलसूत्र पहनाता है, वहीं वैभव कनक को मंगलसूत्र पहनाता है और दोनों जोड़े अग्नि के साथ फेरे लेते हैं और विवाह संपन्न होता है। और फिर वैभव कनक को लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। कनक दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। बेटी, आज से तुम हमारी घर की बेटी हो। जाओ बेटी, शादी के कामों से थक गई होगी, अपने कमरे में आराम करो। कनक वैभव के साथ कमरे में चली जाती है। वैभव, ये तो कमाल हो गया। हम सोच रहे थे कि हमारे परिवार वाले हमारी शादी के लिए मानेंगे या नहीं, पर यहाँ तो हमारी शादी के साथ मेरे भाई और नंद की भी शादी हो गई। हाँ, तुम्हारा तो गृह प्रवेश हो गया, वहां मेरी बहन का गृह प्रवेश हो रहा होगा। वैभव और कनक आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले के बीचों बीच बिना छत वाले ससुराल के दरवाजे पर अर्पिता अरुण के साथ खड़ी होती है और सभी पड़ोसी अपने अपने घरों की छतों से अर्पिता को देख रहे होते हैं। मेरे ससुराल में कहीं छत ही नहीं है, सीधा आसमान। मैं मम्मी पापा का दिया हुआ पंखा कहाँ लगाऊं? भाभी, पंखा लटकाने की तो जगह नहीं है। हमने आपके कमरे में टेबल फैन लगवा दिया है। घर पर छत डलवाने की औकात नहीं है और नई नवेली बहू लेकर आ गए, ना जाने मोहल्ले में अब ये बहू जून की दहकती और आग उगलती गर्मी में बिना छत के ससुराल में कैसे रहेगी? पड़ोसियों के ताने सुनकर रामलाल और शारदा नजरें झुका लेते हैं। मम्मी जी, पापा जी, नई नवेली दुल्हन मैं हूँ, नजरें तो मुझे झुका कर रखनी चाहिए। आप लोग नजरें क्यों झुका रहे हैं? और नंद जी, जल्दी गृह प्रवेश करवाइए, शादी में मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मम्मी, भाभी का गृह प्रवेश कराओ। देखो भाभी को कितनी हड़बड़ी हो रही है अपने कमरे में जाने की, बेचारी को खुद से बोलना पड़ा। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। अर्पिता दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। प्रीति अर्पिता और अरुण को उनके कमरे में पहुंचा देती है। थैंक यू अर्पिता, तुमने हमारी मजबूरी समझी और मेरे माता पिता को शर्मिंदा होने से बचा लिया। वो सिर्फ तुम्हारी मम्मी पापा थोड़ी है, आज से वो मेरे भी मम्मी पापा हैं। वैसे अगर ठेकेदार ने छत नहीं डाली तो दूसरे ठेकेदार से छत क्यों नहीं डलवा रहे हैं आप लोग? क्योंकि पैसे ही नहीं है। मैं छोटी सी नौकरी करता हूँ जिसमें प्रीति की पढ़ाई का खर्च, घर खर्च, मम्मी पापा की दवाइयों का खर्च चलता है। साथ में 5,000 रुपए EMI भी भरनी है। महीने के आखिर में 100 रुपए तक नहीं बचते। ऐसे में दोबारा छत कैसे बनवाऊं? ऊपर से शादी में भी बहुत खर्चा हो गया है। कोई बात नहीं अरुण, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे हम दोनों बहुत थक गए हैं, आज आराम करते हैं। बत्ती बुझाकर अरुण और अर्पिता बिस्तर पर लेट जाते हैं। अरुण, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कमरे में कोई है?
अर्पिता, तुम्हारे ससुराल में छत नहीं है, पर इतनी ऊंचाई से कोई हमारे घर में उतर नहीं सकता। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लगातार हमें घूर रहा है। इतना कहकर अर्पिता अचानक अपने मोबाइल की टॉर्च जलाती है और पड़ोस की कुछ छतों से कुछ लोगों की परछाइयां भागती हुई दिखाई देती हैं। अरुण, मैंने कहा था ना, कोई हमें देखने की कोशिश कर रहा था। हमारे घर पर छत न होने का ये लोग गलत फायदा उठाना चाहते थे। अर्पिता, तुम संभाल कर सो जाओ, इन लोगों से तो मैं बाद में निपट लूंगा। जून की दहकती गर्मी में भी अर्पिता खुद को चादर से ढककर सो जाती है और सुबह के 5 बजे ही सूरज की तेज किरणें सीधा अर्पिता के चेहरे पर पड़ती हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। रात के करीब 2 बजे तो हम लोग सोए थे और सुबह 5 बजे ही नींद खुल गई। मुझे नींद लग रही है। तो फिर सो जाओ, जब नींद पूरी हो तब उठना। नहीं, जून का महीना है, सुबह 5 बजे ही सूरज की इतनी तेज रोशनी है कि मैं नहीं सो सकती। मुझे लगता है घर के दूसरे लोग भी उठ गए होंगे। चलो बाहर चलते हैं। अर्पिता अपने कमरे से बाहर निकलती है, जहाँ पूरा परिवार पहले ही उठ चुका होता है। उठ गई बहू, जल्दी से नहा कर तैयार हो जा, फिर तेरी पहली रसोई की रस्म करवाऊंगी। अर्पिता घर के कॉमन बाथरूम में नहाकर कपड़े बदलकर अच्छे से तैयार होकर हॉल में आती है। तब तक सूरज घर के अंदर आग उगलना शुरू कर चुका होता है। बहू, रसोई में जा और अपनी पसंद से सबके लिए नाश्ता और कुछ मीठा बना ले। अर्पिता अपने रसोई घर में जाती है और गैस चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते अर्पिता का पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। हे सूर्य देवता, क्यों नई नवीली दुल्हन को जलाना चाहते हो? बंद कर दो ये आग उगलना। ऐसे में मैं कैसे अपने ससुराल की लाज बचाऊंगी? जून की दहकती गर्मी को टक्कर देते हुए अर्पिता अपनी पहली रसोई बनाती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। तभी अपने छत पर कपड़े फैलाने आई कांति। वो देखो, बहू की पलकें झपक रही और इन लोगों ने बहू से काम करवाना भी शुरू कर दिया। हमें पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में ऐसे नीच लोग भी रहते हैं। नीच मेरे सास ससुर नहीं है, नीच वो लोग हैं जो मेरे ससुराल पर छत न होने का फायदा उठाना चाहते थे। अगर नीच कहना है तो उन्हें कहिए, और मेरे ससुराल के खिलाफ मेरे कान भरने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पड़ी है कि मैं किसी के कान भरूं? रही जून की दहकती गर्मी में कुछ दिनों में खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। पड़ोसियों की बात पर ध्यान मत दीजिए। आप लोग बताइए, खाना कैसा बनाया? भाभी, बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने, हमें बहुत पसंद आया। पूरा परिवार अर्पिता की बनाई खाने की तारीफ करता है। ऐसी आज का दिन बीतता है और अगले दिन अर्पिता आग उगलते सूरज के नीचे पलके झपकते हुए कपड़े धो रही होती है। 2 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही है। आज जैसे भी करके थोड़ा सा सो लूंगी, वरना शाम को काम नहीं कर पाऊंगी। पसीने से तरबतर कपड़े धोकर अर्पिता घर के बाहर एक रस्सी पर अपने कपड़े फैलाती है और फिर अपने कमरे में आती है और टेबल फैन चलाकर बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर में टेबल फैन बंद पड़ जाता है। अरे, अभी 10 मिनट पहले तो मैंने फैन चलाया था, अपने आप बंद कैसे हो गया? तभी कमरे में प्रीति और शारदा आती हैं। बेटी जून, धूप पड़ने की वजह से बिजली की चीजें ज्यादा देर नहीं चल पा रही हैं। भाभी, हम समझते हैं आपके लिए नया है, आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही होगी। तभी कीर्ति अपना फोन अर्पिता के हाथ में देती है। अरे, ये फोन इतना गर्म कैसे है? भाभी, घर पर छत न होने की वजह से सूरज की धूप से फोन और घर के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। मैं तो पूरा दिन फोन नहीं चला पाती, डर लगता है कि कहीं खराब ना हो जाए। नंद जी, आज से हम अपने फोन को सूती गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे ताकि वो गर्म ना हो, और घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को भी मोटे गीले कपड़े से ढक दिया करेंगे, जिससे धूप की वजह से वो भी खराब ना हो। अर्पिता घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को सूती गीले कपड़े से ढक देती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रात अर्पिता अपने कमरे में सो रही होती है और छत न होने की वजह से घर में ढेर सारे मच्छर डुबक जाते हैं और सभी को काटने लगते हैं। आज इतने दिनों बाद थोड़ा पहले सोई थी कि सुबह 5 बजे से पहले नींद पूरी हो जाए, पर अब ये मच्छर आगे परेशान करने। ये तो सारे ढेर सारे मच्छर हैं, इनसे कैसे बचेंगे? तभी दूसरे कमरे में शारदा की आवाज आती है। अरे बहू, तुम लोगों को भी मच्छर काट रहे हैं क्या? हाँ, हमारे कमरे में भी काफी मच्छर हैं। हाँ मम्मी, मेरे कमरे में भी मच्छर आ गए हैं। अरे बहू, कुछ कर, ये मच्छर तो हमारा सारा खून पी जाएंगे। हमारे घर की छत खुली हुई है और मॉर्टिन या दूसरी चीजें काम नहीं आएंगी। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अर्पिता पूजा घर में आती है और थोड़ी सी कपूर और लौंग एक बर्तन में जलाती है, जिसकी तेज गंध से सारे मच्छर भाग जाते हैं। अब आप लोग आराम से सो जाइए, अब ये मच्छर दोबारा नहीं आएंगे। फिर अर्पिता अरुण के साथ सो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शारदा को मीनाक्षी का फोन आता है। नमस्ते समधन जी। नमस्ते समधन जी, लगता है आप अपनी बेटी को पकवेरे के लिए बुलाना ही भूल गई हैं। कनक बेटी कह रही थी कि उसे अपने माता पिता के घर जाना है। तो ठीक है ना माँ, भेज तो मेरी बड़ी ननद को। वैसे भी मैं तो उनसे अभी तक सही से मिली भी नहीं हूँ। ठीक है, कल तेरा भाई तेरी ननद को पहुँचाने आ जाएगा। पग फेरे की बात करके शारदा फोन रख देती है और फिर, बहू, इतने दिनों से तू बिना छत वाले ससुराल में गर्मी बर्दाश्त करके हमारी इज्जत बचाई है, पर अब लगता है तेरे ससुराल की इज्जत नहीं बचेगी। ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी जी आप? बेटी, हमारे खानदान में जब बेटी पकफेरे के लिए मायके जाती है तब जमाई जी को भी 1 महीने की खातिरदारी पर बुलाया जाता है। ये रस्म हमारे खानदान में बहुत जरूरी होती है, पर बिना छत वाले ससुराल में जमाई जी को बुलाएं तो बुलाएं कैसे, और अगर बुला लिया तो उनकी खातिरदारी कैसे करेंगे? मम्मी जी, अगर रिवाज है तो निभानी तो पड़ेगी, और फिर जैसे हम सब रह रहे हैं वैसे मेरा भाई भी रहेगा। मैं मम्मी से बात करके भैया को भाभी के साथ बुला लेती हूँ। अर्पिता बहू बनकर अपने ससुराल के जमाई को बुलाने के लिए मीनाक्षी को फोन करती है और अपने ससुराल के जमाई यानी वैभव को बुलाती है। ठीक है अर्पिता, तुम्हारे ससुराल के जमाई को भी हम भेजेंगे। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन दोपहर में जून की दहकती और आग उगलती गर्मी के बीच वैभव कनक को लेकर पगफेरे और जमाई रस्म के लिए अपने ससुराल आता है। आइए जमाई बाबू, अपने ससुराल में आइए और हमें सेवा का मौका दीजिए। ये क्या,
मेरी बहन ऐसे ससुराल में रहती है जहाँ जून की दहकती और आग उगलती गर्मी सीधे घर के अंदर आ रही है। जमाई जी क्या सोच रहे हैं? आज से 1 महीना आपको इसी ससुराल में रहना है। सफर से आए हैं, पहले नहा लीजिए फिर खाना खाते हैं। वैभव कनक के कमरे में अपना सामान रखता है और कपड़े लेकर घर के कॉमन बाथरूम में दरवाजे पर कपड़े टांग कर नहाने चला जाता है। तभी कनक की सहेलियां नीलम और शिवांगी अपने घर की छतों पर आती हैं। हमारी सहेली का पति आया हो और हम उनसे मजाक न करें तो काहे की हम सहेलियां? तू क्या करने वाली है? ये देख, रस्सी और हुक, इसकी मदद से मैं जीजा जी के कपड़े ऊपर खींच लूंगी, फिर देखना मजा। मजाक में नीलम और शिवांगी रस्सी में हुक बांधकर छत से बाथरूम की तरफ फेंकती हैं और छुपकर वैभव के कपड़े खींच लेती हैं और टॉवल में वैभव अपने कपड़े ढूंढने लगता है। ये मेरे कपड़े कहाँ गए? दरवाजे पर ही तो मैंने रखे थे। कनक, अर्पिता, अरे ये दोनों मेरी आवाज नहीं सुनती। अब मैं कपड़े किससे मांगू? आवाज आ रही है, लगता है धीरे धीरे कनक को बुला रहे हैं। किसी के जवाब न देने पर वैभव हल्के से दरवाजा खोलकर अपना चेहरा बाहर निकालता है और जोर से आवाज देता है, कनक, अर्पिता, अरे कहाँ हो तुम लोग? वैभव की आवाज सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। सभी के चेहरे पसीने से भीगे होते हैं और सभी अपने अपने चेहरे का पसीना पोंछ रहे होते हैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने यहाँ कपड़े रखे थे, तुमने हटा दिए क्या? मैं क्यों तुम्हारे कपड़े हटाऊंगी? जरूर हमारी खुली छत का फायदा उठाकर कनक की सहेलियों ने वैभव के कपड़े चुरा लिए होंगे। अर्पिता चारों तरफ नजरें दौड़ाती और उसे नीलम और शिवांगी चुपकर हंसते हुए दिख जाती हैं। नंद जी, वो देखिए आपकी सहेलियां। नीलम और शिवांगी, जल्दी कपड़े दो। तुझे क्यों दे? जीजा जी को बाहर आने बोल, कपड़े उन्हीं को देंगे। देखो नीलम और शिवांगी, चुपचाप कपड़े दे दो, ये कोई मजाक करने की जगह नहीं है। नीलम और शिवांगी के कपड़े न वापस करने पर अर्पिता वैभव को दूर से दूसरे कपड़े देती है और वैभव कपड़े पहनकर बाहर आता है। कनक, अपनी सहेलियों को समझा लो यार, अगर इस तरह का गंदा मजाक मेरे साथ दोबारा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या भैया, अब आप अपनी बहन के ससुराल आकर लोगों पर गुस्सा करेंगे? अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ये हरकत नहीं अच्छी लगी। माफ कीजिएगा जमाई जी, अब चलिए डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। जून की आग उगलती दोपहर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और अर्पिता सभी को खाना परोसती है। इतनी तेज धूप में ये लोग खाना कैसे खा सकते हैं और मेरी बहन इस गर्मी में काम कैसे करती होगी? वैभव ये सोच ही रहा होता है कि तभी अर्पिता वैभव के बगल में छाता खोलकर खड़ी हो जाती है और उसे छांव देती है। अरे अरे, ये क्या कर रही है? इसकी जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? अपने ससुराल के जमाई जी को धूप में काला थोड़ी होने दूंगी। चलिए जल्दी खाना शुरू कीजिए, आपके लिए मैंने खास पकवान बनाए हैं। वैभव अर्पिता के हाल के बारे में सोचते हुए खाना खाता है। ऐसे पूरा दिन बीतता है और रात में वैभव अपने कमरे में कनक के साथ सो जाता है और अगली सुबह अर्पिता और शारदा किचन में आती हैं। बहू, कल तो पैसे जोड़कर हमने दामाद जी के लिए अच्छा खाना बना दिया था, पर अगर रोज इस तरह खाना बनाएंगे तो हमारा पूरा बजट हिल जाएगा। इसीलिए मम्मी जी, आज से मैं रोटी के साथ सिर्फ दाल या सिर्फ सब्जी बनाऊंगी और चावल के साथ भी या तो सब्जी या सिर्फ दाल और अचार बनाऊंगी और सिर्फ जमाई जी के लिए मैं कुछ अच्छा अलग से बना दूंगी। इससे घर का बजट ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। हाँ बहू, ये सही रहेगा। और सबसे पहले हम जमाई जी को खिला देंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। इतना कहकर शारदा रसोई से निकल जाती है। जून की दहकती और आग उगलती गर्मी में पसीने से तरबतर अर्पिता आटा गूंथती है और कढ़ाई में तेल डालकर पूड़ियां छानना शुरू करती है। तभी किचन के बाहर वैभव आता है। जिस धूप में लोग छत की छांव में काम नहीं कर पा रहे हैं, उस धूप में मेरी बहन बिना छत के ससुराल में रसोई में काम कर रही है। मेरी बहन की क्या दुर्गति हो रही होगी। आज ही उससे बात करके पगफेरे की रस्म के लिए मायके भेज देता हूँ। तभी आसमान में एक कौवा अपने पंजों में आम दबाए उड़ता हुआ जाता है और अचानक आम छोड़ देता है, जो सीधे गर्म तेल की कढ़ाई में गिर जाता है और तेल जोर से उछलता है, लेकिन अर्पिता बच जाती है। अर्पिता, तू ठीक तो है ना? तू जली तो नहीं? अरे भैया, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ठीक हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब वैभव दौड़कर किचन में आता है। वहीं पूरा परिवार भी घबराकर किचन में चला आता है। क्या हुआ? आप लोग इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? आसमान से कौवे ने गर्म तेल में आम गिरा दिया, जिससे तेल अर्पिता के ऊपर उछला। बहू जरा संभल कर काम करना, दोबारा ऐसी कोई दुर्घटना ना हो पाए। पर मैं बच गई, मुझे तेल की एक बूंद भी नहीं लगी है। अब घबराइए मत जमाई जी, आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठिए, खाना बन गया है, मैं लेकर आती हूँ। सभी लोग रसोई से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद अर्पिता वैभव को खाना परोसती है और छाते से छांव करके उसे अच्छे से खाना खिलाती है। ऐसी रात होती है। किचन में बर्तन धो रही अर्पिता के पास वैभव आता है। जमाई जी, आप किचन में क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त मेरी बड़ी ननद के साथ होना चाहिए था। अर्पिता, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? कभी भाई कभी जमाई, सीधे सीधे भैया बोलना। ऐसे कैसे भैया बोलूं? इस वक्त आप मेरे ससुराल में खड़े हैं तो मेरे जमाई लगेंगे ना। देख अर्पिता, मैं सीधे बात करता हूँ। बिना छत वाले ससुराल में तुझे इस जून की दहकती और आग उगलती गर्मी में तेरा घर की परेशानियां उठाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कनक अपने पग फेरे के लिए आई है, वैसे तू भी अपने पग फेरे के लिए घर चली जा। तब तक तेरे ससुराल की क्या समस्या है, मैं अरुण से बात करके ठीक कर दूंगा। अच्छा जरा मुझे बताना, अगर तेरे घर की छत नहीं होती और तेरी बीवी अपने मायके आकर रहने लगती तो मम्मी पापा की बेइज्जती होती कि नहीं? बेइज्जती तो बहुत होती। लोग ऐसा कहते कि नई नवेली दुल्हन लेकर आए और छत तक नहीं दे पाए। तो अब बता, अगर मैं अपने मायके चली जाऊं तो मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती होगी या नहीं? आज छत नहीं है, कल छत नहीं होगी, परसों तो छत होगी। मैं अपने ससुराल की बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ। अब यहाँ से जाइए जमाई जी, मुझे काम करने दीजिए। वैभव अर्पिता की बातों को अपने मन में टटोलते हुए अपने कमरे में आ जाता है। रात गहरी होती है, सभी अपने अपने कमरे में लेटे होते हैं। तभी अंधेरे में उल्लू और चमगादड़ों का झुंड घर के अंदर घुस जाता है और पूरे घर में इधर उधर उड़ने लगता है।
वैभव, मुझे चमगादड़ और उल्लुओं से बहुत डर लगता है, मुझे बचाओ वैभव। हे भाग। अर्पिता, तुम मेरे पीछे छुप जाओ, ये उल्लू और चमगादड़ आंखें नोच लेते हैं। अरे मैं भी हूँ, मुझे भी कोई बचाओ, मुझे भी चमगादड़ और उल्लुओं से बहुत डर लगता है। सभी अपने अपने कमरों में निकलकर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चमगादड़ और उल्लू घर की लाइटें तोड़ते हुए किचन का सामान इधर उधर गिरा देते हैं। अरे इनका कुछ करना पड़ेगा, जल्दी से कोई तेज रोशनी करो जिससे ये डर कर भाग जाएं। सभी अपने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला लीजिए और इनकी आंखों पर रोशनी कीजिए, डर कर भाग जाएंगे। पूरा परिवार अपने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर चमगादड़ों और उल्लुओं की तरफ रोशनी करता है, जिससे घबराकर उल्लू और चमगादड़ घर से बाहर भाग जाते हैं। तभी परिवार की चीख सुनकर पड़ोसी छतों पर इकट्ठा हो जाते हैं। उस दिन हमने जरा सा मजाक क्या कर दिया, तू तो बड़े गुस्से में आ गई थी। आज देखो तेरे पति पर चमगादड़ और उल्लुओं ने हमला कर दिया। अब चमगादड़ और उल्लुओं को पकड़ तो। मुझे तो लगता है इन चमगादड़ों और उल्लुओं को हमारे घर में तूने ही भेजा था, क्योंकि तू भी तो इन्हीं की बिरादरी की है। सच बता, तूने ही भेजा था ना अपने रिश्तेदारों को। चल नीलम, ये तो हमें ही उल्टा उल्लू और चमगादड़ बना रही है। ये तो बड़ा खतरनाक था। इस तरह तो ये दोबारा घर में आ सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आप लोग छत ढकने के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? हमें भी छत ढकवानी है, पर मेरी थोड़ी सी कमाई में इतने पैसे नहीं बचते कि मैं छत ढकवा सकूं। सिर्फ इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? मैं भी तो इस घर का बेटा हूं, मैं पैसे देता हूं। अरे नहीं बेटा, हमें अच्छे से पता है कि अरुण की तरह तुम भी घर में इकलौते कमाने वाले हो और तुम्हारे ऊपर भी लोन है। उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए, उसका भी उपाय हो जाएगा। पर फिलहाल मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, जब तक हम छत बनवाने का कोई जुगाड़ नहीं कर लेते तब तक छत को तिरपाल से ढकवा देते हैं। अगली सुबह वैभव और अरुण मिलकर पूरे घर को ढकने के लिए तिरपाल खरीद कर लाते हैं और सीढ़ी लगाकर घर की खुली छत पर तिरपाल बिछाते हैं और चारों कोनों पर मजबूत कीलें ठोक कर उसे दीवारों से कसकर बांध देते हैं, जिससे पूरा घर अस्थायी छत की तरह ढक जाता है। वाह, अब जून की दहकती और आग उगलती गर्मी से हमें राहत मिलेगी। इस धूप की वजह से तो मेरा रंग काला होने लगा था। माफ कीजिएगा जमाई जी, हमने यहाँ आपको खातिरदारी के लिए बुलाया था और आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये घर मेरा और मेरी बहन का ससुराल है, मेरी पत्नी का मायका है। इतनी जिम्मेदारी तो मेरी भी बनती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अब परिवार को जून की दहकती और आग उगलती गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। ऐसी एक रात पूरा परिवार सो रहा होता है और जोरदार आंधी और बारिश शुरू हो जाती है और घर का तिरपाल उड़ने लगता है। वैभव, तुमने बहुत सही किया है कि घर पर तिरपाल लगवा दिया, वरना बारिश का सारा पानी घर में आ जाता। पर मुझे नहीं लगता कि इस तेज आंधी में ये तिरपाल टिक पाएगा। देखते ही देखते जोरदार हवा में तिरपाल उखड़कर हवा में उड़ जाता है और बारिश का पानी घर में आने लगता है। अरे जल्दी घर का सामान बचाओ, वरना सारा सामान बारिश में भीगकर खराब हो जाएगा। जमाई जी, नंद जी, जल्दी आइए, आप दोनों एक छाते के नीचे खड़े हो जाइए। अर्पिता घर के जमाई को बारिश से भीगने से बचाती है। वहीं रामलाल अर्पिता की अलमारी पर पन्नी डालता है और शारदा अर्पिता को शादी में मिली सामानों को बचाती है। प्रीति और अरुण घर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों को पन्नियों से ढकते हैं। थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाती है। जमाई जी, आप ठीक है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? अर्पिता, बंद कर अपनी नाटकबाजी। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि घर चल, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। और देख आज क्या हुआ। अगर तुझे कुछ हो जाता, अगर बिजली ही तेरे ऊपर गिर पड़ती तो मैं क्या करता? चुप हो जाइए, ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा, जमाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू अपने मायके चली जा। तेरे बिना छत वाले ससुराल में तू कब तक आंधी धूप बारिश सब बर्दाश्त करेगी? मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में, क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, पर जब घर में पानी आना शुरू हुआ तो सबसे पहले सबने घर की चीजें बचाई। तुझे किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। शायद आपने सही से देखा नहीं, सबने मेरी फीलिंग्स को बचाया है। पापा जी ने जिस अलमारी को ढका उसमें सिर्फ मेरे कपड़े और मेरी चीजें हैं। माँ जी ने जिन सामानों को पानी से भीगने से बचाया वो सामान शादी में पापा ने मुझे दिया था। उनसे मेरी यादें जुड़ी हैं। इससे ज्यादा प्यार करने वाला ससुराल और कहाँ मिलेगा? अर्पिता, मैं अपने प्यार के आगे तेरे ससुराल वालों का प्यार देख ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी बातों से आप लोगों को काफी दुख पहुंचाया है, पर अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस घर की छत को ढलवाऊंगा। अगले दिन वैभव अरुण को लेकर एक बैंक में आता है, जहां अपने नाम पर अरुण को लोन दिलवाता है। आपने अपने नाम पर लोन पास करवाया है, अगर मैं ये लोन नहीं भर पाया तो? ये लोन आपको नहीं, मुझे भरना है। और जरा ये बताइए, कौन ठेकेदार है जो आपके पैसे लेकर भाग गया? वो बहुत बड़ा ठग है, उसने और भी कई लोगों के पैसे ठगे हैं। तभी अरुण की नजर बैंक में आई धनंजय पर पड़ती है। अरे वो उसी ने मेरे पैसे लिए हैं वो। वैभव और अरुण तुरंत बैंक में पुलिस को बुलाते हैं और धनंजय को पकड़वाते हैं। धन्यवाद, आपने इसे पकड़वाया। इसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हैं। बहुत जल्दी इससे पैसे निकलवा कर हम आपके पैसे वापस दिलवा देंगे। कुछ दिन बीतते हैं और धनंजय से बरामद हुए पैसे और लोन के पैसे अरुण को मिल जाते हैं। बेटा, अब तुम्हें हमारी लोन भरने की जरूरत नहीं है। अब हम अपना लोन खुद भर लेंगे और इन पैसों से तुम अपने घर का लोन भरो। और बेटा, हम सही से तुम्हारी खातिरदारी नहीं कर पाए, हमें माफ करना। नहीं, आपकी बहू ने मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी की है और मैं अपने ससुराल से बहुत खुश हूँ। ऐसे एक महीना गुजर जाता है। वैभव कनक के साथ अपने घर लौट जाता है और कुछ ही दिनों में अर्पिता के ससुराल की भी छत पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है और अब गर्मी से राहत पाने के लिए अर्पिता अपने परिवार के साथ अपने ससुराल की छत के नीचे चैन की नींद लेती है।